नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आज हम एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 7 में सेकेंड वीडियो लेके आए हैं जो कि केमिस्ट्री के ऊपर आधारित है। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो फिजिक्स का है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री और केमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिमाग में आएगा कि रसायन विज्ञान वास्तविकता में है क्या। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उसकी संरचना और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उनमें होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। इसे हम कहते हैं रसायन। रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? तो रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई है मिस्र के शब्द कीमिया से, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और उसी से केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाले को कीमियागार और केमिस्ट्री को हम कहते थे केमिकैटिंग। ठीक है ना। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें जहां से केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। अब चलते हैं हम लोग कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के जो जनक है वो माना जाता है एंटोनी लेवोजियर को। किसको माना जाता है? एंटोनी लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे कि रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती है। रसायन विज्ञान में कौन कौन सी मुख्य शाखाएं? तो मुख्य रूप से रसायन विज्ञान की हम 3 शाखाएं मानते हैं। पहली शाखा मानी जाती है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड मानी जाती है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी शाखा जो मानी जाती है उसे कहा जाता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 शाखाएं मुख्य रूप से मानी जाती है केमिस्ट्री की। इसके अलावा केमिस्ट्री की अन्य शाखाएं भी होती हैं, जैसे विश्लेषणात्मक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, औषधीय रसायन, कृषि रसायन, ऐसी कई और भी शाखाएं केमिस्ट्री की होती हैं। मगर हम मुख्य रूप से केमिस्ट्री की 3 शाखाएं मानते हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन के अंतर्गत हम भौतिक वस्तुएं, तत्व के गुण, तत्व किससे मिलके बने हैं, कौन कौन से नियम उसमें यूज किए जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं भौतिक रसायन के अंतर्गत। अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, इन दोनों में एक वर्ड आता है कॉमन जो कि है कार्बनिक। कार्बनिक यानी कि कार्बन। हमारे पास जो तत्व ज्ञात हैं वो करीबन हमारे पास है 118 तत्व। 118 तत्व हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमें ज्ञात हैं। यानी हमसे अगर पूछा जाए कि ज्ञात तत्व कितने हैं तो हम बोलते हैं 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं। इन ज्ञात तत्वों में एक तत्व होता है कार्बन। इस कार्बन की मेन बात क्या है, कार्बन की खास बात क्या है, कार्बन को जो यूनिक बनाती है वो कार्बन की खास बात है इसका आपस में ही जुड़ करके लंबी से लंबी श्रृंखला बना करके यौगिकों का निर्माण करना। यौगिकों का निर्माण करना, ये इसकी सबसे प्रमुख खास बात है कि कार्बन अपने ही परमाणुओं से जुड़कर लंबी से लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखता है और इसी वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या जो है वो लाखों हो जाती है। और इतने सारी संख्या में यौगिकों का अध्ययन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष शाखा का निर्माण करना पड़ा, एक विशेष ब्रांच बनानी पड़ी साइंस में, जिसे कहा गया कार्बनिक रसायन। उसके बाद जितने भी तत्व हैं वो और उनके यौगिकों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो शाखा अवेलेबल है उसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। तो इस तरीके से हमारे पास रसायन विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हो जाती हैं, एक भौतिक रसायन, दूसरी अकार्बनिक और तीसरी कार्बनिक रसायन। ठीक है। अब हम केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम द्रव्य को समझने की कोशिश करते हैं कि द्रव्य क्या है। ठीक है। द्रव्य क्या है? द्रव्य हम उसे कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है। ठीक है। जिसे छुआ जा सकता है या जिसका कोई आकार होता है, निश्चित भी हो सकता है या अनिश्चित आकार हो सकता है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है यानी जिसमें कुछ वजन होता है,
द्रव्य कहलाती है जैसे हवा है, पानी है, लकड़ी है, तांबा है, पत्थर है, इन सभी चीज़ों को हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। थोड़ा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। एक शब्द होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। अब थोड़ा ध्यान रखना कि हम अभी बात कर रहे हैं द्रव्य की। द्रव्य यानी वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, जिसका अपना खुद का भार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे हवा, पानी, लकड़ी, पत्थर, बालू, सब इन चीज़ों को हम द्रव्य कहते हैं। ठीक, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये खास बात होती है द्रव्य की। द्रव्य की अगर हम अवस्थाओं की बात करेंगे तब उसमें एक अवस्था द्रव होती है। इसलिए थोड़ा इन दोनों शब्दों में अर्थ को समझने की कोशिश करना कि द्रव्य और द्रव दोनों डिफरेंट चीजें हैं। द्रव्य की एक अवस्था होती है, जैसे कि ठोस, गैस और द्रव। तो द्रव्य की एक अवस्था है। और द्रव्य क्या है? जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जो स्थान घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जिसे छुआ जा सकता है, इसे हम कहते हैं द्रव्य। अब द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी जो वस्तुएं हैं वो 5 तत्वों के संयोग से मिलकर के बनी हैं। जरा बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का ऐसा मत था कि प्रकृति की जो सारी वस्तुएं हैं वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी हैं। वो 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। ये 5 चीजें यूनानियों और भारतीयों ने बोला था कि जिससे मिलकर के सभी वस्तुएं बनी हैं। क्षितिज है, जल है, पावक है, गगन है और समीर है। ठीक है, जिससे आग, अग्नि, पानी, जमीन है ना। तो प्रारंभ में यूनानियों और भारतीयों का मत था कि जितनी भी वस्तुएं पृथ्वी पर मौजूद हैं वो सारी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर के बनी हैं। और वो 5 तत्व कौन से हैं? क्षितिज है, जल है, पावक है, गगन है और समीर है। ठीक, भारत के महान जो ऋषि रहे हैं कणाद, सबसे पहले कणाद ने ही बताया था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। नाम याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन से भारतीय ऋषि ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। तो हमें ये बताना है कि भारत के प्राचीन इतिहास में जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने ही बताया था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। और वो सूक्ष्म कण जो है उसे उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस ऋषि ने परमाणु शब्द दिया था? तो ऋषि कणाद ने दिया था। द्रव्य को देखा जा सकता है, सूंघा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और सामान्यतः द्रव को भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, कि द्रव्य को हम किस प्रकार से अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है हमारा द्रव्य। द्रव्य को 2 प्रकार से हम वर्गीकृत करेंगे। एक प्रकार हमारा है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर, ये इन 2 आधार पर हम द्रव्य का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, इसके 3 प्रकार होते हैं। ठोस, द्रव एवं गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रासायनिक संगठन के आधार पर भी द्रव 2 प्रकार के माने जाते हैं। द्रव एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ और एक कैटेगरी हो जाएगी अशुद्ध पदार्थ। ये रासायनिक संगठन के आधार पर।
ठोस को हम वापस आगे दो भागों में देख सकते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय ठोस। इसी प्रकार जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा तत्व और दूसरा हो जाएगा यौगिक। तत्व और एक यौगिक। तत्व यानी कि एलिमेंट और यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। तत्व को हम वापस तीन भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा धातु यानी मेटल, एक अधातु नॉन मेटल, और एक हो जाएगा उपधातु सेमी मेटल, उपधातु। यौगिक हमारे पास फिर हो जाएंगे दो कैटेगरी में। एक हो जाएगा हमारे पास कार्बनिक और एक हो जाएगा अकार्बनिक। कार्बनिक जिनमें कार्बन अनिवार्य तत्व रहेगा और अकार्बनिक जिसमें कार्बन अनिवार्य तत्व नहीं होगा। अकार्बनिक। इसके अलावा अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण है। अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण और मिश्रण में दो वैरायटी हो जाएगी। एक हो जाएगा समांगी होमोजीनस मिक्सचर और एक हो जाएगा विषमांगी हेट्रोजीनस मिक्सचर। समांगी और विषमांगी। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, द्रव्य जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि द्रव्य जिसे देखा जा सकता है, सूंघा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक संघटन के आधार पर। मुख्यतः जो हमने देखा कि भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य तीन वैरायटी का होता है, ठोस, द्रव और गैस, मगर द्रव्य की चौथी और पांचवी दो अवस्थाएं और भी होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो अवस्थाएं और भी होती है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये चौथी अवस्था और ये पांचवी, ये दो अवस्थाएं और द्रव्य की मानी जाती है। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो अवस्थाएं और भी है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही देखी जाती हैं। ठीक है, और रासायनिक संगठन के आधार पर हमने देखा कि द्रव्य दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अगर हम शुद्ध पदार्थ को वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे तो हमें दो कैटेगरी मिलेगी, एक मिलेगा तत्व यानी कि एलिमेंट और दूसरा मिलेगा यौगिक यानी कि कंपाउंड। तत्व में हम तीन वैरायटी देखेंगे, एक देखेंगे धातु क्या है, एक देखेंगे अधातु क्या है और एक उपधातु क्या है। और यौगिक के अंदर हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। इसी प्रकार अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम देखेंगे मिश्रण क्या होता है, और मिश्रण में हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे, एक समांगी मिश्रण और एक हम पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और ठोस में यहां दो वैरायटी हम देखेंगे, एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। इस प्रकार हम पूरे तरीके से द्रव्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर जो द्रव्य होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। अब प्रश्न उठता है ठोस किसे कहें, द्रव किसे कहें और गैस किसे कहें, इनमें हम क्या अंतर कर सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं ठोस की, तो ठोस ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जिसके परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल पास पास, कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। परमाणु इतने नज़दीक होना चाहिए, उनके बीच की नज़दीकियाँ इस कदर होनी चाहिए कि उनके बीच बिल्कुल हवा तक न गुजर सके, तो हम कहते हैं कि ये ठोस है। समझ रहे हो ना बात को। तो ठोस किसे कहा जाता है, तो ठोस ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जिसके परमाणुओं के बीच बिल्कुल कोई गैपिंग नहीं होती है। ठीक, उसे दबाया ना जा सके, उसका आकार निश्चित रहे, उसका आयतन भी निश्चित रहे, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कि ये ठोस पदार्थ है। जैसे लोहा है, पत्थर है, चांदी है, सोना है, ये ठोस पदार्थ की कैटेगरी में
आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि द्रव किसे कहें। तो द्रव क्या है? द्रव ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिसके परमाणु के बीच थोड़ी बहुत गैपिंग होती है, थोड़ी बहुत जगह होती है, इसीलिए द्रव को दबाया जा सकता है। द्रव में बहने का गुण भी होता है। द्रव को जिस पात्र में रख दिया जाएगा, द्रव का आकार उस पात्र के आकार जैसा माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अगर आपने मान लो कि 1 लीटर की बोतल से पानी लिया और उसे बाल्टी में डाल दिया 5 लीटर वाली बाल्टी में, तब भी उस पानी का जो आयतन है वो तो 1 लीटर ही माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है किंतु उसका जो आयतन है वो निश्चित होता है। इसी प्रकार गैस किसे कहेंगे? तो गैस हम कहेंगे जिसके परमाणुओं के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है, परमाणु एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, उनके बीच में कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, उसे हम कहते हैं कि ये गैस है। न तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। तो ये बात रही हमारी ठोस की, द्रव की और गैस की। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है। जैसे ठोस है तो ठोस का तो कोई न कोई पृष्ठ होगा, मगर गैसों का अपना खुद का कोई पृष्ठ नहीं होता है। इसका विसरण बहुत अधिक होता है, विसरण बहुत ज्यादा होता है। विसरण का मतलब होता है फैलना। ठीक, गैसें फैलती हैं तेजी से। आपने देखा कोई परफ्यूम लगा के आएगा तो अरे यार दूर से पता लग जाता है कि स्मेल आ रही है। इसका मतलब उनमें विसरण का गुण होता है। ठीक है, तो गैसों में विसरण का गुण होता है और इसे संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस्ड किया जा सकता है, यानी गैसों को दबाया जा सकता है। ठीक, क्योंकि उनके अणुओं के बीच या परमाणु के बीच काफी ज्यादा गैपिंग है, डिस्टेंस है, जगह है, इसलिए गैसों को संपीड़ित यानी कंप्रेस किया जा सकता है। आगे चलते हैं। ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। देखो, कभी प्रश्न आता है कि क्या हम किसी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। ताप में और दाब में यदि हम परिवर्तन कर दें तो हम द्रव की अवस्था को बदल सकते हैं या द्रव की या पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। किंतु कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे लकड़ी है, पत्थर है, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहेंगे, इनकी अवस्था को हम बदल नहीं सकते हैं। किंतु जैसे पानी हुआ, तो पानी सामान्यतः द्रव अवस्था में मिलता है। यदि उसे फ्रीज में जमा देंगे तो वो बर्फ के रूप में जम जाएगा, बर्फ के रूप में यानी कि ठोस अवस्था में आ जाएगा। और यदि पानी को आपने गर्म कर दिया तो वाष्प अवस्था यानी गैस अवस्था में भी आ जाता है। यानी जल हमें तीनों अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है, यानी जल की अवस्था को बदला जा सकता है। तो प्रश्न आएगा तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा कि क्या पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। किसमें परिवर्तन करके बदला जा सकता है? तो हम कहेंगे ताप में और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बदल जाते हैं। ध्यान से सुनना बात को कि कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए जाते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं और जिन्हें गर्म कर दिया जाए तो वो सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, सब्लिमेट। ठीक है ना, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। और ये जो घटना है इसे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कपूर है, करीना कपूर की बात नहीं कर रहे हैं, कपूर जो आरती उतारते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम वाला, तो जो कर्पूर होता है, इस कर्पूर की आदत क्या है, जब से जलाया जाता है तो सीधे ठोस से किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। तो जो पदार्थ सीधे गर्म करने पर ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। और ये जो घटना है इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है? वे पदार्थ जिनका संघटन निश्चित और स्थिर होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। संघटन निश्चित रहे, ठीक, या स्थिर रहे, उसे हम कहते हैं कि यह शुद्ध पदार्थ है। जैसे कि तत्व और यौगिक। ठीक, अब बात करते हैं तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, ध्यान से सुनना बात को, कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता है, जिसका निर्माण सामान्य भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा साधारण पदार्थ से
नहीं किया जा सकता है, जिसका निर्माण साधारण पदार्थ से नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं कि ये तत्व है। सभी शुद्ध पदार्थ तत्वों के संयोग से ही बनते हैं। जितने भी शुद्ध पदार्थ होते हैं वो तत्वों के संयोग से ही बनते हैं। अब तक 118 तत्व हमें ज्ञात हैं। ध्यान रखना है, मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूं कि अभी तक हमें 118 तत्व जो हैं वो ज्ञात हैं। 118 तत्व अभी तक हमें ज्ञात हैं। इनमें से 94 जो तत्व हैं, 94 तत्व वो पृथ्वी में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि, और शेष तत्व वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कृत्रिम तौर से निर्मित किए हैं, यानी कि बनाए हैं। तो हमारे को अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं, तो हम कहेंगे 118 तत्व अभी तक हमें ज्ञात हैं। भूपर्पटी पर पाए जाने, भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें बन सकता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो हम कहेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम ऑक्सीजन है, जो कि 46.6% पाया जाता है। 46.6% पाया जाता है। कौन? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे ऑक्सीजन है, 46.6%। इसके बाद में आता है सिलिकॉन, 27.7%। आप नोट कर लीजिएगा पेन लेकर के, 27.7% सिलिकॉन पाया जाता है। थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम पाया जाता है, 8.1%। फोर्थ नंबर पर आयरन, 5.0%। फिफ्थ नंबर पर कैल्शियम है, 3.6%। सोडियम 6 नंबर पर आता है, 2.8%। 7 पोजीशन पर पोटेशियम 2.59% और 8th पोजीशन पे आता है मैग्नीशियम 2.1%। ठीक है, यदि हमसे पूछा जाता है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व, तो मैं बोल चुका हूं आपको कि सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, 46.6%। और यदि ये पूछा जाए कि सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हम कहेंगे एस्टाटीन पाया जाता है। ये आपके प्रश्न का जवाब होगा कि सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो वो है एस्टाटीन। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो सबसे कम मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर में तत्वों की मात्रा कितनी होती है। हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से तत्व हैं और वो कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनसे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा हम नोट कर लेंगे कि सबसे पहला तत्व जो मानव शरीर में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, 65%। देखो, अगर भूपर्पटी पे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम कहेंगे 46.6%। और अगर मानव शरीर की बात करेंगे कि मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो हम बोलेंगे 65% जो है ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 65% पाई जाती है। उसके बाद कार्बन पाया जाता है 18.5%। फिर पाया जाता है हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम पाया जाता है 1.5%, फास्फोरस पाया जाता है 1%, पोटेशियम पाया जाता है 0.35%। तो हमें अगर पूछेंगे कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो हम बोलेंगे वो है ऑक्सीजन, 65%। भूपर्पटी में ऑक्सीजन 46.6%। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, तो हम कहेंगे एस्टाटीन। एस्टाटीन क्या है? 80 इसका सिंबल है और ये रेडियोधर्मी तत्व है, यानी इससे स्वतः अल्फा, बीटा और गामा विकिरण निकलते रहते हैं, इसीलिए इसे रेडियोधर्मी तत्व माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है? देखो, यौगिक क्या है, तो यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से बनता है। जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तब जाकर के यौगिक का निर्माण होता है। जैसे H2O, आप H2O को यौगिक बोलते हो, जल का ये सूत्र है। इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 इसके अंदर ऑक्सीजन का परमाणु है, यानी यहां पर इन दोनों तत्वों का अनुपात निश्चित है 2:1। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तब जाकर के जल का निर्माण होता है। ऐसा नहीं होगा कि 3 हाइड्रोजन ले लो और 1 ऑक्सीजन ले लो और बोल दो ये जल है, या आपका मन पड़ा 4 हाइड्रोजन ले लिया, 1 ऑक्सीजन ले लिया, बोल दे कि जल है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर तत्वों का अनुपात निश्चित होना चाहिए। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं
तब जाकर के यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, इसी वजह से सोडियम क्लोराइड का सूत्र हम NaCl बोलते हैं, न कि Na2Cl, या आपका मन पड़े NaCl2 लिख दो, ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने कहा कि यौगिक का जो है अनुपात उसके अंदर तत्वों का वो निश्चित होता है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड को हम NaCl ही कहेंगे, क्योंकि निश्चित अनुपात है यहाँ पर, सोडियम का भी 1 और क्लोरीन का भी 1। जब दोनों ही 1:1 के अनुपात में मिलेंगे तब जाकर के NaCl का निर्माण होता है। तो यौगिक के अंदर तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है और इनका सूत्र भी होता है। किंतु जब हम बात करते हैं मिश्रण की, तो मिश्रण वह पदार्थ बोल सकते हो जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, या जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो उसे हम मिश्रण का नाम देते हैं। ठीक है, तो मिश्रण में क्या, जैसे आपने नमक पानी का मिश्रण ले लिया, या आपने लकड़ी का बुरादा उसमें लोहे का बुरादा मिक्स कर दिया, तो ये मिश्रण है। ठीक है ना, तो मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, जबकि यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व जो है एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इसीलिए यौगिक का सूत्र होता है और मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे की जानकारी के लिए हम अगला वीडियो लेंगे और उसमें सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।